नमस्कार। संवाददाता न्यूज़ नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 1 अगस्त है और आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रसारण द्वितीय विश्व युद्ध में झारखंड। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बोकारो के द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश के बारे में। इसके पहले हम रामगढ़ और रांची के द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश के बारे में बात कर चुके हैं। वो दोनों वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। लॉर्ड आर्किबाल्ड पर्सिवल वेवेल द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआती वर्षों में ब्रिटेन के प्रमुख सैन्य कमांडरों में से एक थे और 1940 से 1942 तक उनकी भूमिका में शानदार जीत और गंभीर पराजय दोनों शामिल थी। जून 1940 में जब इटली युद्ध में उतरा तो वेवेल को मध्य पूर्व का कमांडर इन चीफ बनाया गया। मिस्र और पूर्वी अफ्रीका में ब्रिटिश स्थिति कमजोर थी, लेकिन वेवेल ने रणनीतिक वापसी और साहसी आक्रमण की योजना बनाई। दिसंबर 1940 से फरवरी 1941 तक चलाए गए ऑपरेशन कंपास में उन्होंने इटली की 10वीं सेना को पूरी तरह नष्ट कर दिया, हजारों सैनिकों को बंदी बनाया और भारी मात्रा में हथियार कब्जे में लिए। यह ब्रिटेन की पहली बड़ी स्थलीय जीत थी। इसी समय उन्होंने इरिट्रिया और इथियोपिया में अभियान चलाकर इटली की सेनाओं को हराया और मई 1941 में सम्राट हैले सेलासी को पुनः सत्ता दिलाई। लेकिन जल्द ही उनकी सेना अत्यधिक फैल गई। चर्चिल ने उन्हें ग्रीस और क्रीट में जर्मन आक्रमण रोकने के लिए सैनिक भेजने का आदेश दिया, जिससे उत्तर अफ्रीका का मोर्चा कमजोर हो गया। इसी अवसर का लाभ उठाकर रोमेल की अफ्रीका ने तेज पलटवार किया, सायरेनाइका पर कब्जा कर लिया और टोब्रुक की घेराबंदी कर दी। जून 1941 में वेवेल को हटाकर जनरल ऑकिलने को नियुक्त किया गया। इसके बाद वेवेल को भारत का कमांडर इन चीफ बनाया गया और 1942 की शुरुआत में उन्हें एब्डा कमांड का प्रमुख नियुक्त किया गया, जिसमें अमेरिकी, ब्रिटिश, डच और ऑस्ट्रेलियाई सेनाएं शामिल थी। इधर सुभाष चंद्र बोस एक अलग ही मिशन में व्यस्त थे। बोस का बर्लिन से सिंगापुर तक का सफर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्राष्ट्रीय आयाम को उजागर करता है। 1941 में बर्लिन पहुंचने के बाद उन्होंने स्पेशल ब्यूरो फॉर इंडिया की स्थापना की और इंडिशल लीजन का गठन किया, जिसमें जर्मन युद्धबंदी भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया। बोस ने हिटलर से मुलाकात कर भारत की स्वतंत्रता के लिए सहयोग मांगा, लेकिन जर्मनी की प्राथमिकता यूरोप में युद्ध थी। इसके बावजूद उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को वैश्विक मंच पर पहुंचाने में सफलता पाई। 1942 में जब जापान ने दक्षिण पूर्वी एशिया में तेजी से विजय प्राप्त की तो बोस ने रणनीतिक रूप से जर्मनी से जापान जाने का निर्णय लिया। वे पनडुब्बी के माध्यम से जर्मनी से जापान पहुंचे। यह यात्रा अत्यंत जोखिमपूर्ण थी और कई सप्ताह तक समुद्र में चली। जापान पहुंचने पर बोस ने वहां के नेताओं से संपर्क किया और भारतीय स्वतंत्रता के लिए सहयोग मांगा। जापानी नेतृत्व ने उन्हें समर्थन दिया और सिंगापुर को उनके आंदोलन का केंद्र बनाया। जुलाई 1943 में बोस सिंगापुर पहुंचे और वहां उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की नींव रखी। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना का पुनर्गठन किया और इसे एक संगठित सैन्य शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। सिंगापुर में बोस ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता के लिए बलिदान का आह्वान किया और दिल्ली चलो का नारा दिया। बर्लिन से सिंगापुर तक की सुभाष की यात्रा ने यह दिखाया कि स्वतंत्रता संग्राम केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि यूरोप और एशिया की राजनीति से भी जुड़ा था। बोस ने दोनों धुरियों की शक्तियों से सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की और भारतीय स्वतंत्रता को वैश्विक संघर्ष का हिस्सा बनाया। इस यात्रा ने उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया और भारतीय राष्ट्रीय सेना को स्वतंत्रता आंदोलन का सैन्य आधार प्रदान किया। इस प्रकार आर्किबाल्ड वेवेल और सुभाष चंद्र बोस एक दूसरे के आमने सामने आ गए और यहीं पर होता है बोकारो का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश। दरअसल लॉर्ड वेवेल सुभाष से बहुत घबराते थे। उन्होंने ब्रिटिश संसद में कहा था कि इस आदमी को हल्के में लेने की भूल मत करिएगा। इसकी सेना भली ही छोटी और अप्रभावी हो, पर यह 30 करोड़ भारतीयों का नेता है। वेवेल को डर था कि अगर ऐन वक्त पर उसके भारतीय सैनिक पलट गए और आज़ाद हिंद फौज से जा मिले तो उसे लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए उसने बर्मा के लिए 81st वेस्ट अफ्रीकन डिवीजन के गठन की मांग रखी। 81st वेस्ट अफ्रीकन डिवीजन 1 मार्च 1943 को नाइजीरिया में गठित हुई और कुछ ही दिनों बाद इसे 81st वेस्ट अफ्रीकन डिवीजन का नाम मिल गया। इसके गठन का विचार जनरल जॉर्ज ग्रिफर्ड से आया था, जो वेस्ट अफ्रीका कमांड के प्रमुख थे और अफ्रीकी सैनिकों के अनुभव तथा क्षमता से
अच्छी तरह से परिचित थे। गिफर्ड का मानना था कि अफ्रीकी सैनिकों को युद्ध में शामिल करना न केवल साम्राज्य के सैन्य शक्ति को बढ़ाएगा, बल्कि उन्हें वैश्विक संघर्ष का हिस्सा बनाकर उनकी भूमिका को मान्यता भी देगा। इस डिवीजन का आधार रॉयल वेस्ट अफ्रीकन फ्रंटियर फोर्स थी, जिसमें पहले से प्रशिक्षित नाइजीरिया, गोल्ड कोस्ट, सिएरा लियोन और गाम्बिया के सैनिक शामिल थे। डिवीजन की संरचना 3 ब्रिगेड समूहों पर आधारित थी और इसकी कुल संख्या लगभग 15,000 सैनिक की थी। इसकी विशेषता यह थी कि इसमें बड़ी संख्या में बिना हथियार वाले पोर्टर शामिल थे, जो सिर पर सामान ढोते थे और हवाई आपूर्ति के सहारे लंबे समय तक जंगल अभियानों में टिक सकते थे। इस कारण यह डिवीजन चिंडिट्स की तरह लंबी दूरी की पैठ वाली सेना के रूप में काम कर सकती थी। इसका प्रतीक चिन्ह अशांति लोक कथा के पात्र अनासे मकड़ी पर आधारित था, जो चतुराई और लचीलेपन का प्रतीक माना जाता था। इस डिवीजन को भारत भेजा गया और अगस्त 1943 में यह मुंबई पहुंची। इसके बाद इसे बर्मा अभियान में तैनात किया गया, जहां यह आराकान मोर्चे पर 15वीं भारतीय कोर के साथ लड़ी। गठन का मूल रैशनल यह था कि अफ्रीकी सैनिकों को ऐसे अभियान में लगाया जाए जहां उनकी शारीरिक क्षमता, सहनशीलता और जंगल में काम करने की आदत ब्रिटिश सेना के लिए निर्णायक साबित हो सके। इसी प्रकार 81st वेस्ट अफ्रीकन डिवीजन का गठन साम्राज्य की सैन्य रणनीति और अफ्रीकी योगदान दोनों को एक साथ जोड़ने का प्रयास था। 81st वेस्ट अफ्रीकन डिवीजन का प्रशिक्षण भारत के चास क्षेत्र में 1943 के मध्य से शुरू हुआ और यह ब्रिटिश सैन्य रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस डिवीजन को विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के जंगल अभियानों के लिए तैयार किया जा रहा था, इसलिए प्रशिक्षण का स्वरूप पारंपरिक यूरोपीय युद्ध कला से अलग था। सैनिकों को घने जंगलों में लंबी दूरी तक पैदल मार्च करने, सिर पर भारी सामान ढोने और सीमित आपूर्ति के साथ जीवित रहने की क्षमता विकसित करने पर जोर दिया गया। चास के प्रशिक्षण शिविर में उन्हें कठिन भूभाग पर चलने, नदियों को पार करने और वर्षा से भीगे इलाकों में लड़ाई करने का अभ्यास कराया गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया। अफ्रीकी सैनिकों को छोटे समूहों में बांटकर उन्हें आत्मनिर्भरता सिखाई गई ताकि वे जंगल में अलग थलग पड़ने पर भी लड़ाई जारी रख सकें। पोर्टरों की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि वे सिर पर भोजन, हथियार और अन्य सामग्री ढोते थे। प्रशिक्षण में हवाई आपूर्ति प्राप्त करने और उसे सुरक्षित रखने की तकनीक भी शामिल थी। चास में प्रशिक्षण का एक और पहलू मनोवैज्ञानिक था। सैनिकों को यह समझाया गया कि वे साम्राज्य की व्यापक युद्ध रणनीति का हिस्सा हैं और उनकी भूमिका बर्मा अभियान में निर्णायक होगी। उन्हें अनुशासन, सहयोग और कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने की शिक्षा दी गई। इस प्रशिक्षण ने उन्हें जंगल युद्ध के लिए तैयार किया और बाद में अराकान तथा कालादान घाटी अभियानों में उनकी क्षमता साबित हुई। इस प्रकार चास में हुआ प्रशिक्षण 81st वेस्ट अफ्रीकन डिवीजन को एक विशिष्ट सैन्य इकाई के रूप में करने का प्रयास था, जो कठिन जंगल अभियानों में ब्रिटिश सेना की शक्ति को बढ़ा सके। आज के एपिसोड में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।